हम पढ़ रहे थे साहित्यिक निबंध। इसके कुछ भाग हमने पढ़ लिए थे। निबंध का नाम था कवि कर्तव्य। दूसरा पाठ है कवि कर्तव्य। इसका दूसरा पाठ देखो, यहाँ से हम शुरू करते हैं। कवि कर्तव्य में इन्होंने छंद और कैसा हो इस पे बताया पहले, फिर भाषा कैसी हो इस पे बताया, फिर विषय वस्तु कैसी है इस पे बताया। हमने ये अब से पहले पढ़ लिया। अब हम आगे का हिस्सा पढ़ते हैं निबंध का। निबंध का नाम है कवि कर्तव्य। लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना। संसार में ईश्वर या देवताओं का अवतार कई प्रकार का और कई कामों के लिए होता है। अलौकिक कार्य करने वाले प्रतिभाशाली मनुष्य ही अवतार हैं। अवतार कौन है? जो अलौकिक कार्य करे, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, क्षमता है, दिमाग है। स्वाभाविक कवि भी एक प्रकार के अवतार हैं। इस पर कदाचित कोई प्रश्न करे कि अकेले कवि ही क्यों अवतार माने गए और लेखक इस पर न बिठाए गए कवि ही क्यों माने, लेखक भी तो हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लेखक का समावेश कवि में ही है, यानी लेखक और कवि एक ही मान लिया लेखक ने। पर कवियों में कुछ ऐसी विशेषता होती है जिनके कारण उनका प्रभाव लोगों पर बहुत पड़ता है। अब मुख्य प्रश्न यह है कि कवि का अवतार होता ही क्यों है। पहुँचे हुए पंडितों का कथन है कि कवि भी धर्म संस्थापनार्थाय उत्पन्न होते हैं, धर्म की स्थापना के लिए और धर्म के नाश के लिए। उनका काम केवल तुक मिलाना या पावस पचासा लिखना ही नहीं है। पावस यानी बरसात की ऋतु के 50 दोहे लिखना ही उनका काम नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए भी वो पैदा होते हैं। तुलसीदास ने कवि होकर वैष्णव धर्म की स्थापना की है। मतांतरों का भेद मिटाया है, जैसे शैव शाक्त का, संस्कृत और लोक भाषा का, ब्राह्मण और शूद्र का, और ज्ञान के पंथ को कृपाण की धार बताया। प्राय उसी प्रकार का काम दूसरे रूप में सूरदास, कबीरदास, लल्लूलाल ने किया है। हरिश्चंद्र ने सूरता, स्वदेश भक्ति और सत्य प्रेम का धर्म चलाया है। जिन कवियों ने केवल संस्कृत भाषा का ही भंडार भरा है, वे भी किसी न किसी रूप में लोगों के उपदेशक थे। हिंदी के जितने प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने देश, काल, अवस्था और पात्र के अनुसार ही कविता की है। दूसरे देशों और दूसरी भाषाओं के कवियों ने समय समय पर अपने कर्तव्य को समझा है। कहने का मतलब ये कि जो लेखक होते हैं वो तत्कालीन परिस्थितियों से पैदा होते हैं और समाज के भले के लिए काम करते हैं और धर्म की स्थापना करना उनका मुख्य लक्ष्य है। संसार के कल्याण की कामना करना उनका मुख्य लक्ष्य है और इस प्रकार उनका नाम अपने आप ही अमर हो जाता है। भूषण के समान कवियों ने तो राजनीतिक आंदोलन तक उपस्थित कर दिया। पूर्ण कवि ने हमें यह उपदेश दिया है कि जो लोग बोलचाल की भाषा में किसी प्रकार अप्रसन्न हैं, वे भी अपने पुराने ब्रज की कविता को बिना तोड़े मरोड़े काम में ला सकते हैं और यदि वे चाहें तो बोलचाल की भाषा में कविता कर सकते हैं। सारांश यह है कि कविता ही के लिए कविता करना एक तमाशा है। कविता होनी चाहिए देश के लिए, मनोरंजन के लिए, साथ ही उपदेश भी उसमें होना चाहिए, समाज सुधार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। हिंदी में कविता संबंधी इस प्रकार के लेख पढ़कर बाहर के लोग यह अनुमान कर सकते हैं कि कदाचित हिंदी के कवि अपना कर्तव्य नहीं जानते, नहीं तो उनके लिए ऐसा लेख नहीं लिखा जाता। यदि कोई मराठी या बांग्ला के समाचार पत्र या मासिक पत्र पढ़े तो उसे उनमें ऐसे लेख न मिलेंगे। ऐसे लेख उन भाषाओं में कम से कम 40 वर्ष पहले निकल चुके हैं और हिंदी में अब लिख रहा हूँ मैं, ऐसा लेखक मानता है। और उन लेखकों के अनुसार उन भाषाओं की कविता इतने समय में इतनी ऊँची हो गई है कि समालोचकों के लिए जीवन भर विचार करने की सामग्री तैयार हो गई है। यानी हिंदी में अभी ऐसा हुआ नहीं है, बाकी भाषाओं में बहुत उन्नति हो गई है। हिंदी का साहित्य अभी इतना उन्नत नहीं है, इतना आगे नहीं है, इसलिए मैं लेख लिख रहा हूँ। जो पढ़ेगा तो सोचेगा कि क्या इनके कवि इतना भी नहीं समझते कि उनको लिखना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि आपका कर्तव्य क्या है। तो उसका रीज़न दिया है लेखक ने। यहाँ से देखो, एक बार छत्तीसगढ़ मित्र में हिंदी व्याकरण के विषय में कुछ लेख निकले थे। उस पर एक महाराष्ट्र सज्जन ने बम्बई से संपादक से पूछा कि क्या हिंदी में व्याकरण नहीं है। इस पर सुनने में आया कि संपादक ने उसको ये उत्तर दिया कि और भाषाओं के समान हिंदी में कोई व्याकरण है, परंतु इस विषय का निरूपण विदेशियों ने किया है। हिंदुस्तानी लोग न उसे खोज सके हैं और न खोज हो जाने पर भी उसकी ओर ध्यान देते हैं। देखिए कितनी ताज्जुब की बात है। कवि की कल्पना शक्ति तीव्र होती है। इस कल्पना शक्ति के द्वारा वह कठिन बातों को ऐसे अनोखे ढंग से सबके सामने रखता है कि वे सहज ही समझ में आ जाती हैं। इसी शक्ति से वह अनजाने हुए पदार्थों या दृश्यों का चित्र इतना मनोहर खींचता है कि पढ़ने या सुनने वाले एकाग्रचित्त हो जाते हैं और उस बात पर प्रेम पूर्वक विचार करते हैं। फिर कवि अपने अवलोकन और अपनी कल्पना से ऐसी शिक्षा देते हैं कि वह न तो आज्ञा का रूप धारण करती है और न अपना स्वाभाविक स्थापन ही प्रकट करती है, किंतु भीतर ही भीतर मन को उकसा देती हैं। ताजमहल का वर्णन करते समय वह इस बात पर ध्यान न देगा कि यह किस सन में बना था, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है,
कि इसका पत्थर कहाँ से आया है। इमारत को देखकर उसका मन कदाचित उसके भीतर भी ऊंचा बढ़ जाएगा और उस समय की कल्पना करने लगेगा जब बादशाह की बेगम मरते समय राजे की वसीयत कर रही थी। उसके मन में पुराने और नए समय के मिलान का भी चित्र खिंच जाएगा और वह समय के फेर की घटनाओं को सोचने लगेगा। मनोहर वर्णन और शिक्षा के साथ साथ कवि अपने शब्द और वाक्य भी ऐसे ही मनोहर बनाता है। आगे देखते हैं। पैराग्राफ चेंज करो, जो काम का है वो पढ़ते हैं। आजकल हिंदी संक्रांति की अवस्था में है, यानी एक युग से दूसरे युग में जा रही है। हिंदी कवि का कर्तव्य है कि वह लोगों की रुचि का विचार रखकर अपनी कविता ऐसी सहज और मनोहर रचे कि साधारण पढ़े लिखे लोगों में भी पुरानी कविता के साथ साथ नई कविता पढ़ने का अनुराग उत्पन्न हो जाए। पढ़ने वालों के मन में नई नई उपमाओं को, नए नए शब्दों को और नए नए विचारों को समझने की योग्यता उत्पन्न करना ही कवि कर्तव्य है। निबंध है कवि कर्तव्य। तो क्या है कवि का कर्तव्य? रुचिकर लिखे, नए शब्द लिखे, नए विचार लिखे। जब लोगों का झुकाव इस ओर होने लगे तब समय समय पर कल्पित अथवा सत्याख्यानों के द्वारा सामाजिक, नैतिक और धार्मिक विषयों की मनोहर शिक्षा दे। कवि का कर्तव्य है। जब जो विषय उसके अवलोकन में आए तब उसी पर अपनी स्वाभाविक शक्ति से कविता लिखकर लोगों को परोक्ष रूप से सचेत करे। कविता के प्रभाव का एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। पद्माकर कवि के घराने के लोगों में विवाह के समय कविता पढ़ने की चाल है। पद्माकर कवि के घराने के लोगों में विवाह के समय कविता पढ़ने की चाल है। उनकी जाति के लोग कहते हैं कि वह चाल पद्माकर के समय से चली है और अब तक चली आ रही है, यानी शादी होती है तो कविता पढ़ी जाती है वहाँ पे। क्या ये आजकल के कवियों के साथ नहीं हो सकती है बात? जान पड़ता है कि अब के कवि खद्योत समझाते हैं करत प्रकाश। आजकल के कवि तो जुगनों के समान है, छोटा मोटा कविताएं लिखते हैं, यहाँ वहाँ प्रकाश करते हैं। जिसने दोहा लिखा है उसको बड़ी दूर की सूझी है। बोलचाल की भाषा में आज तक कोई कविता ऐसी नहीं बनी जिसका प्रचार चंद्रकांता के समान साधारण पढ़े लिखे लोगों में भी हुआ हो। सदस्य होने पर भी इस उपन्यास के कारण पुरुषों और स्त्रियों में उपन्यास पढ़ने की रुचि उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार जब बोलचाल की भाषा में कविता को आजकल के और दूसरे पद्यों को साधारण लोग भी पढ़ने लगे तब समझना चाहिए कि कविता और कवि लोकप्रिय हैं। आजकल तो संस्कृत भरी कविता का रचा जाना और भी अधिक हानिकारक है, यानी आम बोलचाल की भाषा में साधारण लोग समझ सकें ऐसी कविता लिखी जानी चाहिए। सारांश क्या है? सारांश यह है कि आजकल की कविता में शास्त्रोक्त गुणों को छोड़कर नीचे लिखे हुए गुण हो तो संभव लोकप्रिय होगी। कविता में साधारण लोगों की अवस्था बताई जाए, आम लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं, उनके विचार क्या हैं, उनके मनोविकार, मन की भावनाएं क्या हैं, ये कविता में हो। दूसरा, उसमें धैर्य यानी धीरज हो, साहस हो, प्रेम और दया के गुण हो कविता में। कल्पना सूक्ष्म हो, पता नहीं लगे कि कल्पना है, इतनी अच्छी कल्पना हो, ऐसे नहीं लगे कि फेंक रहा है कल्पना, बिल्कुल ही हवाई बातें कर रहा है। उपमा आदि अलंकार गूढ़ ना हो, समझ में ही नहीं आए, ऐसे अलंकार ना हो। भाषा सहज, स्वाभाविक और मनोहर हो। छंद सीधा, परिचित, सुहावना और वर्णन के अनुकूल हो। यहीं अपना ये निबंध खत्म होता है। हम पढ़ रहे थे साहित्यिक निबंध संग्रह और निबंध था कवि कर्तव्य। इसमें हमने शुरुआत से देखा था कि किस तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आज से लगभग 100 साल पहले हिंदी के कवियों को सचेत किया कि आपको इस तरह की कविताएं लिखनी चाहिए। इसमें छंद ऐसा हो जैसे द्रुत विलंबित, वसंत तिलका, शिखरणी छंद हो। कवित्व और सवैया खूब लिखा जा चुका है, ऐसे छंद ना हो। भाषा कैसी हो? भावों के अनुकूल हो, सरल हो और उसका विषय, कथा वस्तु, विषय वस्तु कैसी हो बताया था। हाथी से लेकर चींटी तक, बूंद से लेकर समुद्र तक, आकाश, पहाड़, पर्वत तक हिंदी कविता लिखी जा सकती है। राजा से लेकर भिखारी तक कविताएं लिखी जा सकती है। केवल स्त्री और स्त्री प्रेम पे ही कविता नहीं लिखें हिंदी के लेखक, बाकी विषयों पे भी कविता लिखें, ऐसा कहना था लेखक का। इसके अलावा आप देखो कि लेखक ने बताया, नीचे लास्ट में आओ, ये 5 चीज़ें हों तो कविता अच्छी होगी। साधारण लोगों की बात हो, उसमें धैर्य हो, प्रेम हो, दया हो, कल्पना हो और सूक्ष्म कल्पना हो, सहज भाषा हो और वर्णन के अनुकूल छंद हो। ये सारी बातें होंगी तो अच्छी कविता लिखी जा सकेगी। आज ये हमारा निबंध खत्म होता है। आगे हम तीसरा निबंध पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।